नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। और उनके पास पहुंचूं उससे पहले आपको बता दूं कि इस समय दम घोंटू प्रवृत्ति राजनीति से लेकर चुनाव आयोग तक और दिल्ली से लेकर उत्तर भारत तक बुरी तरीके से फैली हुई है। 4300 किलोमीटर दूर एक देश है, देश का नाम है इथियोपिया। वहां से चलकर राख भारत में प्रवेश कर चुकी है। कई उड़ानें रद्द हो गई हैं। बड़ी खबर है। और ये बादल पूरी तरीके से दिल्ली में छा गए हैं और दिल्ली में अंधकार सा होता चला जा रहा है। लेकिन राजनीति में लोग एक नए उजाले की खोज में निकल पड़े हैं। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री जी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। तो प्रधानमंत्री जी संघ की शरण में जाने का मन बनाकर चल पड़े। और योगी जी तो 2 दिन पहले से संघ की शरणम गच्छामी, संगम शरणम गच्छामी चल रहा है। ऐसे में क्या वास्तविक भारत की राजनीति, भारत की दिशा और भारत की दशा में कुछ बड़े परिवर्तन होने? हालांकि अब अरिस्टोलाइजर्स पर तो भरोसा उठ गया है। ये कब की डेट, कब की तारीख, कब का वक्त, कब की रात, कब की दिशा क्या बोल दे, कोई भरोसा नहीं है। हर पार्टी के अपने अपने, जिसकी सही हो जाए वही 100% सही, खाता न वही शाह और मोदी कहें वही सही। क्योंकि वो जो आंकड़ा देते हैं उससे ऊपर चला जाता है, नीचे नहीं होता है। तो पता नहीं आंकड़ा कहां से निकालते हैं। लेकिन इस आंकड़े के बावजूद बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के सवाल ने भाजपा को चकर घिन्नी बना दिया। जी हां, चकर घिन्नी। क्या ऐसे विकास करोगे? क्या यही उद्देश्य लेकर आए थे राजनीति में? क्या इसी तरह देश का विकास होगा, जहां एक राज्य की पर कैपिटा इनकम कितनी है और दूसरे की कितनी है, सारा उधेड़ के बुन दिया है। इससे पहले भी वो 70 पेज की एक रिपोर्ट आरएसएस प्रमुख को प्रस्तुत कर चुके थे। लेकिन उस रिपोर्ट के पहले ही एक प्रधानमंत्री जी ने बड़ा काम कर डाला, तो रिपोर्ट थोड़ी ठंडे बस्ते में चली गई नहीं, थी। लेकिन ठंडे बस्ते में नहीं शिव जी ठंडे बस्ते में नहीं चली गई। आज अयोध्या में एक गजब का दृश्य दिखाई दिया। लोगों ने गौर नहीं किया होगा, लेकिन हम कहते हैं ना कि हमारे प्लेटफॉर्म पर वो खबर दर्शकों को मिलती है जो कहीं और नहीं मिलती, क्योंकि वो तो एक अजीब तरह के भक्ति काल में लीन हो गए। तो इसलिए वो खबर आपको कहीं मिलेगी नहीं। याद है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बार कैमरे के सामने जेपी नड्डा आ गए थे, कैसे उनको धक्का देके हटा दिया गया था? जी, याद है? दर्शकों को याद दिला दूं, जनवरी 2024 आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास हुआ। मोहन भागवत कहां नजर आ रहे थे? और आज देख लीजिएगा, आज फ्रेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगातार बार बार आरएसएस के चीफ मोहन भागवत नजर आ रहे हैं। क्यों? एक विज्ञापन है, डर सबको लगता है। अब मौसम का हाल है, आपने दम घुटने की बात कही, तो दम सबका घुटता है। बीजेपी के नेताओं का भी घुट रहा है। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बने नेताओं का भी घुट रहा है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, दर्शकों को कहूंगा कि कम कहे को ज्यादा समझिए। कोई मंत्री जो कहा करता था कि पीओके हमारा है और अब हम पीओके लेकर रहेंगे, अब वो पीओके भूल गए हैं। अब वो सिंध लेने की बात करने लगे। पीओके भूल गए हैं। हो सकता है कि जब सिंध भी ना ले पाए तो आगे जाकर वो कहे कि इस्लामाबाद भी हमारा है। मैं पाकिस्तान के एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में रहने को मैं मान्यता देता हूं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने मान्यता दी है। लेकिन सिंध वाले बयान को सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन पीओके तो हमें चाहिए, क्योंकि हमारे देश की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का हिस्सा, यानी पाकिस्तान के कब्जे में जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, उस समेत पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। आपकी हिम्मत नहीं होती पीओके लेने की, और अब आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया, सिंध चली। लेकिन मैंने कहा ना, दम सबका घुटता है। बीजेपी के अंदर जो कुर्सी पर बैठे हैं उनका भी दम घुट रहा है। बीजेपी के अंदर जो कुर्सी पर नहीं बैठे उनका भी दम घुट रहा है। और जिन्होंने बड़े शौक से मोदी को बड़े काम के लिए चुना था, उनका भी दम घुट रहा है। जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकालकर जिसका संयोजक बनाया था भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने नरेंद्र मोदी को अपनी यात्रा का, अब वो मुरली मनोहर जोशी मोदी के आइडिया ऑफ इंडिया पर ही सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों को मैं जरा बता दूं, मैं उस मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया क्या होता है बता देता हूं। इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो,
कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसके पास एक दूरदृष्टि होती है भारत के विकास को लेकर, एक सोच होती है, उस सोच को आगे बढ़ाने के तौर तरीके होते हैं, उस सोच को आगे ले जाने की रणनीति होती है। यहां तक कि इस देश में जो सिर्फ 1 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे ना शिव जी, सिर्फ 1 महीने के लिए, किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह, वो भी इस देश की राजनीति पर अपनी छाप छोड़कर चले गए। ये होता है प्रधानमंत्री का आइडिया ऑफ इंडिया। लेकिन नरेंद्र मोदी का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? अगर 11 साल के बाद भी, 11 साल शासन करने के बाद भी आपको धर्म का सहारा लेकर चुनाव में उतरना पड़े, मंगलसूत्र का सहारा लेकर चुनाव में उतरना पड़े, शमशान कब्रिस्तान का सहारा लेकर चुनाव में उतरना पड़े, तो इसका मतलब आपका आइडिया ऑफ इंडिया फेल हो गया है। 2014 में 5 साल के लिए संकल्प पत्र जारी करने वाले को अगर 11 साल सरकार चलाने के बाद 2047 का झुंझुना पकड़वाना पड़े, यानी वो ये ना बता पाए कि 14 से 19 क्या किया, 19 से 24 क्या किया, 24 आते ही 2047 की बात कहते हुए नजर आए। जिस देश ने अपने नेताओं की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक योजना आयोग बनाया था, पंचवर्षीय योजना बनाई थी, जो पहली पंचवर्षीय योजना 100% से ज्यादा सफल रही, दूसरी पंचवर्षीय योजना भी सफल रही। अब इस देश में उनको बेवकूफ बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने 5 वर्ष की बात नहीं करते, वो पहले 15 वर्ष की बात करते थे, अब 2047 की बात कर रहे हैं। 47 में अगर आ जाएंगे, 47 तक रहेंगे, तो पता लगे कि 2100 की बात करते लगे या 2147 की बात करने लगे। तो दम सबका घुट रहा है, क्योंकि मोदी के आइडिया ऑफ इंडिया ने इस देश के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। आप फ्री में स्वास्थ्य नहीं दे सकते, आप फ्री में शिक्षा नहीं दे सकते, खाने के जो ईडेबल ऑयल है वो आपके दोस्त की कंपनी हुआ करती थी, उसने रेट को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया, कई गुना। आप सस्ते दामों पर अनाज नहीं दे सकते, खाद्यान्न नहीं दे सकते, महंगाई कम नहीं कर सकते, नौकरी दे नहीं सकते, रोजगार दे नहीं सकते, अपराध को कम कर नहीं सकते, तो फिर क्या करोगे कि जब चुनाव आएगा तो आप 10,000 रुपए की रिश्वत खाते में पहुंचाओगे और उस रिश्वत के जरिए आप चुनाव जीतने की कोशिश करोगे। क्या ये किसी प्रधानमंत्री का आइडिया ऑफ इंडिया हो सकता है? क्या ये किसी प्रधानमंत्री का, जो लगातार 3 चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हो, चाहे कैसे भी बैठा हो, लेकिन लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हो, 11 साल से प्रधानमंत्री बना हो और 11 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ ना हो? अटल जी भी उसी पार्टी से थे, लेकिन अटल जी के पास उपलब्धियां गिनाने के लिए बहुत था। और जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने कुछ महीने पहले यानी 15 अगस्त के कुछ दिनों बाद जो है, वो 70 पेजों की एक रिपोर्ट सौंपी थी आरएसएस मुखिया मोहन भागवत को, ये कहते हुए कि आपने जिस व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए चुना था, मैंने जिस व्यक्ति को अपनी यात्रा का संयोजक चुना था, उस व्यक्ति ने ये रहे 70 कारनामे, और ये 70 पेज ये बताते हैं कि वह व्यक्ति कितनी बुरी तरह से असफल रहा। और अब खुलकर बोलने लग गए हैं मुरली मनोहर जोशी। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि सिर्फ चुनाव में पैसा बांटने से कल्याण नहीं होता। ये नसीहत किसको है? चुनाव में आजकल पैसा कौन बांट रहा है? बिहार में तो खुलेआम पैसा बांटा गया, चुनाव के दौरान पैसा बांटा गया। लेकिन ये गुरुवार को भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त और पूर्व कानून सचिव जीवीजी कृष्णमूर्ति की 91वीं जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उन्होंने ये बातें भी कही कि सिर्फ चुनाव के समय पैसा बांटने से कल्याण नहीं होता, और फिर ये भी कहा कि भेदभाव खत्म करने के लिए मौजूदा राज्यों को हटाकर छोटे राज्य बनाए जाने चाहिए, जिनमें हर राज्य में बराबर चुनाव क्षेत्र हो और आबादी भी लगभग बराबर हो। इससे पहले हमने अयोध्या पर एक वीडियो किया था, उसमें प्रधानमंत्री यही कह रहे थे कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन शिव जी, अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, कितनी शांति से और प्यार मोहब्बत से बनाए थे। बिहार से अलग करके झारखंड बनाया, मध्य प्रदेश से अलग काटकर छत्तीसगढ़ बनाया, और उत्तर प्रदेश से अलग काटकर उत्तराखंड बनाया। जिस उत्तराखंड की हालत इतनी खराब कर रखी है इन लोगों ने, जिस उत्तराखंड में इतनी ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, झारखंड का तो पूछिए ही मत। चुनाव के समय अवैध घुसपैठिए याद आते हैं, चुनाव के बाद उनको सब कुछ साफ साफ नजर आता है। और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में क्या किया इन्होंने, कैसे राज किया, ये तो छत्तीसगढ़ के तमाम जो आदिवासी लोग हैं वही आपको बता सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या, कोई राज्य नहीं बनाए, बल्कि राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सहमति के आधार पर अगर इस देश का विकास करते, तो सहमति कहीं नहीं थी। आप एक एक करके देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया, महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया,
आइडिया ऑफ इंडिया और अखंड भारत की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सत्ता के लालच में जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाई। नीचे आते जाइए आप, हरियाणा में उन्होंने अपने ही गठबंधन के एक जमाने के सहयोगी को एक तरह से तोड़ दिया। और नीचे आइए कि दिल्ली में क्या है, इतने लंबे समय से शासन, लंबे समय बाद दिल्ली की सत्ता में आए लेकिन कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं। उड़ीसा में अपने पुराने साथी जिन्होंने हर मुद्दे पर दूसरे दल के नेता होने के बावजूद, जिन नवीन पटनायक ने हर मुद्दे पर संसद के अंदर बीजेपी का साथ दिया, जिन नवीन पटनायक ने कभी मोदी सरकार के लिए कोई मुश्किलें पैदा नहीं की, वही नवीन पटनायक अभी आरोप लगा रहे हैं कि वोटों की चोरी करके उनको विधानसभा चुनाव में हरवाया गया। मध्य प्रदेश की हालत, गुजरात की हालत, नीचे आप तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की हालत, केरल की हालत। हालत ये हो गई है कि तमिलनाडु की सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है एसआईआर को लेकर। इससे पहले राज्यपाल द्वारा जो कानून रोका जा रहा था विधानसभा द्वारा पारित, उसको लेकर जाना पड़ा था। तो आप भारत के फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने पर लगे हुए हैं, सामाजिक ताने बाने को तोड़ते हुए नजर आते हैं, चुनाव के समय हिंदू मुसलमान की बात करते हुए नजर आते हैं, उपलब्धियों के नाम पर आप जीरो हैं और चुनाव के समय आप खाते में 10-10 हजार रुपए की रिश्वत देते हुए नजर आते हैं। मुरली मनोहर जोशी ने एक तरह से, इससे गंभीर सवाल कुछ और हो नहीं सकता, इससे बड़ा सवाल कुछ हो नहीं सकता। और उसका नतीजा क्या हुआ सिर्फ ये बता देता हूं कि आज अयोध्या में नरेंद्र मोदी साहब को कहना पड़ा कैमरामैन से और जो प्रोड्यूसर थे कि भैया भागवत जी को भी थोड़ा सा मेरे साथ ज्यादा दिखाते रहना, क्योंकि मुझे लंबे समय तक दिखना है कैमरे पर, तो भागवत जी का साथ रहना बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन सब बातों पर, इन सब मुद्दों पर क्या होता है, कैसे होता है। आप कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं पकड़ रहे हो जो आप जाके जनता में ये कहो कि पिछले 11 वर्ष में हमने ये उपलब्धि की और हमने आपको इतना एक काम करके दिखाया। आप उज्ज्वला योजना की बड़ी तारीफ करते थे, अब किसी मंच पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि एक बार के बाद दोबारा कोई गरीब आदमी सिलेंडर ही नहीं भरा पाया। उसकी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वो 1000 या 850 का सिलेंडर भरा पाता। क्या हुआ? वो आपने जो सब्सिडी दे दी उससे गैस की एजेंसी वाले जरूर मालामाल हो गए। सिलेंडर कोई लेने नहीं आया और सिलेंडर के पैसे सब्सिडी के वो लेते रहे और वो लगातार ब्लैक करते रहे। आपके यहाँ तो एक खेल ही चल रहा है। मैं लगातार उत्तर प्रदेश में रोज खबरें पढ़ता हूँ, पूरे देश के कई राज्यों में पढ़ता हूँ। विजिलेंस का छापा, आईजी के यहाँ छापा, डीआईजी के यहाँ छापा, आईएएस के यहाँ छापा। आप तो कहते हो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर इनमें कौन हिम्मत भरता है जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं? संतोष जी, बड़ा सवाल है। जब ईमानदार कोई नेता आ जाता है तो नीचे वाले अपने आप ईमानदार हो जाते हैं, लेकिन ईमानदार होने के बाद ईमानदार दिखावा करना, दोनों में अंतर है। ईमानदार होना और ईमानदारी का दिखावा करना। दिखावे में कहीं ना कहीं यह साबित हो जाता है कि आप दिखावा कर रहे हो और दिखावे के जरिए एक बड़ा गोलमाल कर रहे हो। क्या गलत पूछा है मुरली मनोहर जोशी ने? 10,000 रुपया से क्या देश का विकास हो जाएगा? क्या किसी ने यह बताया केरल की पर कैपिटा इनकम और बिहार की पर कैपिटा इनकम में कितना डिफरेंस है? क्या कोई ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम और तमिलनाडु की पर कैपिटा इनकम में कितना डिफरेंस है? कोई नहीं बताएगा। जो बता दिया तो काम बिगड़ जाएगा। जो राज्य 5-5 लाख करोड़ के कर्जे में सरकारें छोड़ के गई हैं पूर्ववर्ती, वहां 15-15, 20-20 लाख करोड़ कर्ज हो गया। देश की क्या पोजीशन है आपने देखा है? इन सब पर बात ही नहीं होती। हमारे यहाँ बात होती है। आज प्रत्येक टीवी चैनल पर राम मंदिर की ध्वजारोहण का जिक्र होगा। क्या दिल्ली के इस दम घोंटू हाल का जिक्र होगा किसी पर? है किसी चैनल में औकात तो क्षमता जो कर पाए इस पर बात? बताइए। क्या है किसी में ये क्षमता ये सवाल उठाए कि उत्तर प्रदेश में आज भी कई मर्डर हुए? कोई उठाएगा सवाल कि सम्राट चौधरी को खुली चुनौती दे दी? कौन उठाएगा? कोई नहीं करेगा। सवाल ये होगा, मोदी के सामने सब बौने हैं। बाकायदा एंकर कहता नजर आएगा कि नेता बौने हैं। और जब एंकर ये सब, आपने ये बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। पिछली बार जब हमने एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी ना कि मुरली मनोहर जोशी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत की उच्च स्तरीय बैठक में 70 पेजों की रिपोर्ट सौंपी, तो बड़े एक सिस्टम से जुड़े हुए एक नेता है, उन्होंने कहा कि नहीं, जोशी जी ने पार्टी के अनुशासन को तोड़ा है। ऑफ द रिकॉर्ड की बात है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मैंने कहा कैसे तोड़ दिया? तो उन्होंने कहा उनको ये बात पार्टी फोरम पे रखनी चाहिए। मैंने कहा भाई साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो आपका सांस्कृतिक संगठन है, वहां अगर कोई बात कहते हैं जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव मौजूद थे, जिसमें प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर मौजूद थे,
तो वो कैसे होगा? तो कह रहे नहीं, उनको पार्टी फोरम पे रखना चाहिए। मैंने फिर इसकी खोजबीन की भाई, थोड़ा बहुत पता किया मैंने कि क्यों पार्टी फोरम में नहीं रखा। तो जोशी जी के बड़े करीबी नेता ने, बहुत पुराने नेता ने मुझे कहा, भाई साहब पार्टी के सांगठनिक ढांचे में, मैं ध्यान से कहूंगा, ये बात मैं भाजपाइयों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि पार्टी के संगठन से देश के आम जनता का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाजपाइयों को समझना चाहिए कि जब वो पार्टी के अपने वेबसाइट पर जाएंगे तो पार्टी के सांगठनिक ढांचे में, बड़ा दिलचस्प ये मैं बता रहा हूं कि पार्टी के सांगठनिक ढांचे यानी ऑर्गेनाइजेशन वाले उस पर जाएंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन वाले कॉलम में उनको सबसे ऊपर नजर आएगा मार्गदर्शक मंडल। सबसे ऊपर नजर आता है मार्गदर्शक मंडल। दूसरे नंबर पर पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो बीजेपी के फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई है पार्लियामेंट्री बोर्ड, उससे भी ऊपर रखा हुआ है मार्गदर्शक मंडल को। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जो टिकटों का बंटवारा करती है विधानसभा लोकसभा चुनाव के समय। उसके बाद आते हैं नेशनल ऑफिस बियरर्स और फिर नीचे और आते हैं। तो मुझे बताया गया कि मार्गदर्शक मंडल, उन्होंने कहा जरा मार्गदर्शक मंडल में कौन कौन है, जरा मैं ये भी बता देता हूं आपको। नरेंद्र मोदी साहब है मार्गदर्शक मंडल। एल के आडवाणी जी यानी लाल कृष्ण आडवाणी जी मार्गदर्शक मंडल में, उनकी तबीयत बहुत खराब है तो बहुत ज्यादा सक्रिय वो अभी है नहीं। और तीसरे नंबर के नेता है मुरली मनोहर जोशी, वो भी मार्गदर्शक मंडल में है। और चौथे नंबर के नेता है राजनाथ सिंह। ये चारों नेता मार्गदर्शक मंडल में। जन्मदिन के दिन लोग जाते हैं, बधाई देते हैं, एक आध और मौके पर भी जाके मिलते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, मुरली मनोहर जोशी के करीबी नेता ने, जो आज भी बीजेपी के सिस्टम में बने हुए, उन्होंने कहा भाई साहब जब से ये मार्गदर्शक मंडल बना है तब से 11 साल होने को है, कितनी बार मार्गदर्शक मंडल की बैठक बुलाई? शिवजी एक बार भी नहीं बुलाई गई है। और जब ये मार्गदर्शक मंडल बनाया गया था उस समय पत्रकार सवाल पूछा करते थे। सवाल पूछा कि भाई आपने आडवाणी जी को रिटायर कर दिया क्या मार्गदर्शक मंडल में डालकर, और जोशी जी को रिटायर कर दिया क्या? तो जवाब दिया कि नहीं, रिटायर नहीं किए गए, वो तो हमारे वरिष्ठतम नेता है। ये मार्गदर्शक मंडल इसलिए बनाया गया है ताकि हम मार्गदर्शन उनसे लेते रहें, उनसे सलाह मशवरा करते रहे। एक बार भी आपने मार्गदर्शक मंडल की बैठक बुलाई क्या? क्यों जोशी जी को मोहन भागवत के सामने जाकर 70 पेजों की रिपोर्ट रखनी पड़ी? अगर आप मार्गदर्शक मंडल की बैठक बुलाते तो जोशी जी उसमें इस बात को रखते। जोशी जी को क्यों पब्लिकली ये कहना पड़ रहा है कि सिर्फ चुनाव के समय पैसा बांटने से कल्याण नहीं होता लोगों का? वो पब्लिकली इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि वो पार्टी के अनुशासित सिपाही रहे। जब उनका वाराणसी से टिकट भी काटा गया था तो उन्होंने कोई दुख नहीं जताया था उस पे। अगली बार जब उनका दूसरी जगह से भी टिकट काट दिया गया, जब राजनीति से विदाई होगी, तब भी दुख नहीं जताया। लेकिन देश की हालत को लेकर वो दुख इसलिए जता रहे हैं क्योंकि बीजेपी के सबसे सर्वोच्च जो मार्गदर्शक मंडल बना हुआ है, जिसके वो मेंबर है, उस मार्गदर्शक मंडल की कोई बैठक ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि मोदी जी को आलोचना सुनना पसंद नहीं है बैठक के अंदर। इसीलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड से नितिन गडकरी को निकाल दिया गया था। पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक नियम होता है कि उसमें पार्टी के जितने पूर्व जीवित राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं ना, मेंबर होते हैं। लेकिन जेपी नड्डा को कहला के नितिन गडकरी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकाल दिया गया। वो इकलौते भारतीय जनता पार्टी के जीवित राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो आज की तारीख में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर नहीं है। इसलिए जोशी जी को पब्लिकली आकर कहना पड़ रहा है। जवाब वही जवाब था। मैंने कहा कि जरा ये जवाब दर्शकों को भी बता दो, और खासतौर से जवाब भाजपाइयों के लिए है। अगर किन्हीं को पता हो तो मुझे बता दीजिएगा भैया कि मार्गदर्शक मंडल की बैठक कब हुई, ऑफ द रिकॉर्ड भी कभी हुई हो तो बता दीजिएगा। और अगर वैसे ऑन द रिकॉर्ड हुई हो तो बता दीजिएगा, कोई प्रेस रिलीज आई हो तो भी बता दीजिएगा कि मार्गदर्शक मंडल की बैठक कब हुई थी, क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि मोदी जी को ना आलोचना सुनना पसंद है, ना उनको सवाल सुनना पसंद है। चलिए अब देखते हैं कौन किसके सवालों का जवाब और देता है। एक बात और, बिहार का पिछड़ापन, ये मैं रख देता हूं सामने। ये बहुत जरूरी है बिहार के पिछड़ेपन के बारे में बताना, क्योंकि बिहारियों को सोचना होगा। 20 साल तक राज करने वाली पार्टी अगर अपने 5वें विधानसभा चुनाव में ये कहे, 20 साल में थोड़ा सा समय निकाल दीजिए जब नीतीश बाबू का मन डोल गया था, लेकिन 20 साल तक राज करने वाली पार्टी अगर 5वें चुनाव में वो कहे कि हमें नया बिहार बनाना है, तो जरा उन लोगों को मैं बता दूं कि बिहार की जीडीपी में, शिव जी, ये आंकड़ों के हिसाब से बिहार, टोटल बिहार की जो जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान बिहार की राजधानी पटना का है, यानी 28% योगदान। और पटना की जो कुल जीडीपी है वो 130 बिलियन की। अब जरा आ जाइए कर्नाटक। कर्नाटक की जीडीपी में बेलगावी जिले का योगदान सिर्फ 4.2%।
एक जिले का योगदान शिव जी 4.2% है, लेकिन वो 4.2% कितना होता है पता है? 159 बिलियन डॉलर। और जिस पटना का बिहार की इकोनॉमी में, बिहार की जीडीपी में 28% योगदान है, वो सिर्फ 130 बिलियन डॉलर है। यानी 28% वाला जिला वाला, उसकी जीडीपी 130 बिलियन डॉलर है, और 4.2% की भागीदारी वाले कर्नाटक के बेलगावी जिले की जो जीडीपी है 159 बिलियन डॉलर है। इसके लिए जितने चचा नीतीश कुमार जिम्मेदार है, इसके लिए जितने भतीजे तेजस्वी यादव जिम्मेदार है, इसके लिए जितने चचा के भाई लालू यादव जिम्मेदार है, उतने ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी भी है, नरेंद्र मोदी भी है, अमित शाह भी है, और बीजेपी के कोटे से लंबे समय तक बिहार में मंत्री रहे गिरिराज सिंह भी है, दिलीप जायसवाल भी है, मंगल पांडे भी है, और गृह मंत्री ताजे ताजे बने जिनके राज्य में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, वो सम्राट चौधरी भी हैं, विजय सिन्हा भी है, नितिन नवीन भी है। कोई भी अपने इस पाप से छुटकारा नहीं पा सकता कि लंबे समय तक उनके सत्ता सुख भोगने के बावजूद बिहार पिछड़ा है, बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार से पलायन है, और बिहार के साथ इतना सौतेला व्यवहार कि बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहां कई ऐसे रेलवे प्रोजेक्ट है जो वर्षों से लटके हुए हैं, जिसकी जरूरत बिहार को बहुत ज्यादा है, लेकिन वो देने के बारे में कोई सोच नहीं रहा, वो देने के बारे में कोई समझ नहीं रहा। और ये भी तब, जब आपने जो अयोध्या को लेकर, जो श्री राम भगवान को लेकर जो कॉरिडोर बनवा रहे हैं, उसमें जितने जिले आ रहे हैं, उन जिलों के विकास को लेकर भी आपकी सोच स्पष्ट नहीं है। तो ये न सिर्फ जनता को धोखा दे रहे हैं, ये न सिर्फ अपने नेताओं पर एक तरह से जुल्म कर रहे हैं, उनका दम घोट रहे हैं एक तरह से, बल्कि ये आस्था, सनातन परंपरा, सनातन धर्म और देश के भगवानों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। अब देखना है कि कब तक किसके साथ ये सब करोगे। फिलहाल तो ये दर्शकों को जवाब ये देना चाहिए कि मुरली मनोहर जोशी का सवाल ठीक है या गलत। मैं प्रमुखता से ये पूछूंगा अपने सभी दर्शकों से, और इसी के साथ ये सवाल छोड़ के विदा भी लूंगा। क्या पैसे बांटकर विकास की गाथा लिखी जाएगी? मेरा भी ये सवाल। सबका धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन शिव जी ने जो एक सवाल पूछा है, मैं दोबारा कहूंगा, चुनाव के समय 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 50,000 दे दो, इससे आपका 5 साल का गुजारा चल जाएगा? या आपको अपने बच्चे के लिए रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए? ऐसी सरकार नहीं चाहिए जहां चुनाव आयोग की कुर्सी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति उठ के कुछ सालों में नींद से जागता हुआ कहे कि नहीं नहीं एसआईआर करवाना है, बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस गए हैं, और जब पूछा जाए कि भैया कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम काटा है, तो नहीं 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 ये सब तो नहीं है, फिर वो गोल मट्ठा करते हुए नजर आए। आप खुद सोचिएगा कि आपके लिए जरूरी क्या है। नमस्कार। धन्यवाद।